हेलो मेरे प्यारे साथियों, परवीन स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम अमृत के नाम से जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग अगले सीरीज में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप चलिए एक एक करके प्रश्न को बनाते चलें। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इतना कॉपरेशन मेरे प्यारे साथियों ज़रूर करिए। चलिए इसमें पहला प्रश्न बनाते हैं और पहला प्रश्न क्या है, कहता है हिप्पोकेप किसका उपग्रह है। आपको 2 से 10 सेकंड तक समय दिए जाएंगे, आपको जवाब देना है और अपने मनों में बैठा लेना है कि आपका सही होता है या नहीं। चलिए, हिप्पोकेप किसका उपग्रह है? तो हिप्पोकेप जो है नेपच्यून का उपग्रह है। किसका है? नेपच्यून का उपग्रह है। और नेपच्यून के उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो नेपच्यून के उपग्रहों की कुल संख्या है 14, जिसमें सबसे छोटा उपग्रह का नाम है नेयाद। क्या है? नेयाद। नेयाद सबसे छोटा उपग्रह का नाम है नेयाद। चलिए, हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, जिसमें नेपच्यून की बातें किए। नेपच्यून के पास 14 उपग्रह हैं, है ना। और उसमें हिप्पोकेप भी जो है ग्रह किसका उपग्रह है? नेपच्यून का है। अरुण के पास कितने उपग्रह हैं? तो अरुण के पास 27 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटेनिया। क्या है? टाइटेनिया। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटेनिया। याद रखिएगा, आप कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और जो भी आपको नहीं समझ में आता वो ज़रूर लिख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, इतना आग्रह है आपसे। चलिए अगला, यदि हम बात करें शनि की, तो शनि के पास देखिए सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है शनि के पास है। और शनि के पास टोटल कितने उपग्रह हैं? 82। उसके बाद किसका स्थान होता है? किसका स्थान आता है? तो बृहस्पति का। और बृहस्पति के पास टोटल कितने उपग्रह हैं? तो 79, मतलब 79। शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? तो टाइटन। क्या है? टाइटन। टाइटन। याद रखिएगा कि अरुण के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटेनिया, शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम है टाइटन, बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? मतलब बृहस्पति को कहते हैं जुपिटर, और जुपिटर के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? तो जुपिटर के सबसे बड़े उपग्रह का नाम है गैनीमेड। क्या? गैनीमेड। चलिए और भी बातें करते हैं। मंगल। मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के पास मात्र 2 उपग्रह हैं, और उन दोनों उपग्रह का नाम है डिमोस और फेबोस, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? फेबोस। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो थे सारे हमारे सौरमंडल के ग्रहों के उपग्रह का नाम। और भी एक जानिए, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम है चंद्रमा। ये इतना जरूर आप याद रखिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला कहता है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय, यहाँ पर 2 शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय और सदाबहार वन। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। लंग्स ऑफ द अर्थ कहने का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। अब चलिए, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या हुआ? तो जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर के आसपास के जो वन होते हैं, जो जंगल होते हैं, है ना, इक्वेटर के आसपास के जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, उसी को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। और सदाबहार कहने का मतलब कि इसकी पत्तियां कभी भी नहीं गिरती है, मतलब हमेशा इसमें पत्तियां लगी ही रहती है। और इक्वेटर के पास सालों भर वर्षा होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ का तापमान भी होता है। तो इसलिए ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। सदाबहार का मतलब हम लोग समझ गए कि पेड़ की पत्तियां जो है, कभी भी पेड़ की पत्तियां ये पूर्णतः नहीं गिरा पाती है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में अभिक्रिया करता है
तो किसका निर्माण करता है? तो जब कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना, इतना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब आपस में अभिक्रिया करता है तो प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किए थे? तो सब प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे बर्जिलियस ने। किसने? बर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, है ना। आगे देखिए, प्रोटीन के बहुलक जो होते हैं, जो छोटी इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। और आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं? तो आवश्यक अमीनो अम्ल 20 हैं, जिसमें से 10 अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर स्वयं कर लेता है और 10 अमीनो अम्ल जो है बाहरी पदार्थों से, खाद्य पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से मेरास्मस रोग होता है, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग? सूखा रोग। और क्वासियोरकर नामक रोग भी होता है। कौन सा? क्वासियोरकर। कौन? क्वासियोरकर। तो सूखा रोग जिसको मेरास्मस रोग कहते हैं और क्वासियोरकर रोग भी होता है। किसकी कमी से? तो प्रोटीन की कमी से। बालों तथा नाखूनों में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है एवं हड्डियों में कोलेजिन। चलिए, बालों और नाखून में तो सारे लोग जानते होंगे केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन जब हड्डियों की बात करें तो हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डियों में पाया जाता है कोलेजिन प्रोटीन। कौन सा? कोलेजिन प्रोटीन जो होता है हड्डियों में पाया जाता है। तो ये थे तो प्रोटीन से संबंधित बातें। चलिए, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन का। ये हुआ जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से। जब रसायन के दृष्टिकोण से बातें करेंगे तो अलग होगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में अभिक्रिया करके प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा? तो इसे कहता है कि मतलब प्रोटीन में निम्न में से कौन कौन मिलते हैं, ये पूछेगा कि प्रोटीन में निम्न में से कौन कौन मिलते हैं। तो आपको कार्बन भी मिल जाएंगे, हाइड्रोजन भी मिल जाएंगे, ऑक्सीजन भी मिल जाएंगे और नाइट्रोजन भी मिल जाएंगे। मतलब प्रोटीन में इन चारों तत्वों की बहुलता होती है। चलिए अगली बात करते हैं। कहता है प्रकृति का किडनी किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का किडनी किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का किडनी, चलिए आपके तरफ से जवाब आ गया होगा। तो प्रकृति का किडनी कहा जाता है वेटलैंड को, आर्द्र भूमि को। किसको? वेटलैंड को प्रकृति का किडनी कहा जाता है। और प्रतिवर्ष वेटलैंड डे मतलब आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। किस दिन? 2 फरवरी को प्रतिवर्ष वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए सन 1971 ईस्वी में यूनेस्को के आग्रह पर ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ और वहीं पर वेटलैंड को मतलब आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए सम्मेलन बुलाया गया यूनेस्को के द्वारा, है ना। लेकिन इसे लागू कब किया गया? तो लागू किया गया 1975 ईस्वी में। कब किया गया? 1975 ईस्वी में। बताइए पूरे विश्व में कितने वेटलैंड क्षेत्र हैं? मतलब कितने जो है रामसर स्थल में कितने क्षेत्र को शामिल किया गया है अभी तक? तो रामसर स्थल में अभी तक 2500 स्थलों को, क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया है, जिसमें से भारत में टोटल कितने स्थल क्षेत्र हैं? रामसर स्थल क्षेत्र भारत में टोटल 49 हैं, जबकि 2020 में 46 थे। 2020 में कितना थे? 42। लेकिन इधर बढ़ करके कितना हो गया? 49। 2021 में 5 क्षेत्रों को रामसर स्थल में शामिल किया गया। उनमें 5 कौन कौन हैं? तो आप याद रखिए, गौर से सुनते जाइए। पहला का नाम है भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य। कौन? भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य। और भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। और
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी है हरियाणा में। थोल झील वन्य जीव अभयारण्य कौन? थोल झील वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये है गुजरात में, थोल झील वन्य जीव अभयारण्य। और गुजरात में इसे भी रामसर स्थल में 2021 में शामिल किया गया। बाधवाना कौन? बाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र। बाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में है और इसे भी रामसर स्थल में 2021 में शामिल किया गया। हैदरपुर वेटलैंड कौन? हैदरपुर वेटलैंड कहाँ है? तो यूपी में है, इसे भी रामसर स्थल में शामिल किया गया। तो 2020 तक थे टोटल 42, 2021 में 5 स्थल रामसर स्थल को शामिल किया गया, तो टोटल हो गया 47, है ना? कितना हो गया? 47। और 2 रामसर स्थल में, 2 क्षेत्र को और भी रामसर स्थल में शामिल किया गया 2022 में। 2022 में किस किस क्षेत्र को शामिल किया गया ये भी याद रखिएगा, करंट क्वेश्चन है। तो पहला है जिसका नाम है खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य। कौन? खिजाड़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। जब भी रामसर स्थल में इस तरह के भूमि शामिल किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये है गुजरात में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जरूर इसे याद रखिए। 2022 में रामसर स्थल में शामिल होने वाले 2 क्षेत्र अभी है। पहला है खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य और दूसरा है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। कौन? बखीरा। ये कहाँ है? तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है यूपी में और खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। तो टोटल जो है 49 जो है भारत के 49 क्षेत्रों को रामसर स्थल में शामिल किया गया अभी तक। टोटल विश्व में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो 2500। और विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल क्षेत्र कौन सा है? तो ये है यूएसए का इवरलैंड्स। कौन? इवरलैंड्स, आप लिख सकते हैं यूएसए का इवरलैंड्स, ये याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा है? तो यूएसए का इवरलैंड्स क्षेत्र। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो थे इस प्रश्न का डिस्कशन। चलिए आगे करते हैं। कहता है शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आप बनाते चलिए। तो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो शरीर में कैल्शियम का संकेत होता है Ca, और शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन ई जो होता है उत्तरदायी होता है। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी हमेशा महिलाओं में देखी जाती है, और महिलाओं में जब इसकी कमी होती है तो चेहरे पर पिंपल्स, शरीर में झुर्रियाँ, है ना, बालों की पकना इत्यादि होने लगते हैं। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति भी कम हो जाता है, मतलब नपुंसकता, कहने का मतलब जनन शक्ति, रिप्रोडक्शन जो पावर है कम हो जाता है। जनन शक्ति जिसको कहते हैं, किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से नपुंसकता होता है या जनन शक्ति कम हो जाती है? तो ये होता है विटामिन ई की कमी से। चलिए, विटामिन की खोज किसने किया? तो विटामिन की खोज फंक ने किए थे। विटामिन का संश्लेषण कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है, ये जरूर आप ध्यान में रखिए कि विटामिन का संश्लेषण जो होता है कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। तो होता कहाँ से है? तो विटामिन, इसकी पूर्ति जो होता है विटामिन युक्त भोजन से होता है। विटामिन का संश्लेषण कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है, इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होता है। लेकिन विटामिन डी एंड विटामिन के, इन दोनों का संश्लेषण कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं द्वारा होता है। हमेशा याद रखिए कि विटामिन डी और विटामिन के को छोड़ करके सारे विटामिन का स्रोत जो है कौन है? तो ये है भोजन, मतलब भोज्य पदार्थ। लेकिन विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण कोशिकाओं द्वारा होता है। ऊर्जा से संबंधित विटामिन का नाम बताइए कि कौन कौन सा ऐसा विटामिन है जिससे ऊर्जा, डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त होती है, इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त होती है। तो उस विटामिन का नाम है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3,
B4 कौन, B4, B5 और B6। इन सारे विटामिन से जो होता है, इन सारे विटामिन से जो है हम लोग को तत्काल ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त होती है। तो ऊर्जा से संबंधित विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन B1, B2, B3, B4, B5 और B6। जब रक्त संबंधी विटामिन की बात करें कि किस किस विटामिन में रक्त पाए जाते हैं, मतलब लोहा पाए जाते हैं, तो विटामिन B9 में और विटामिन B12 रक्त संबंधित विटामिन हैं। मतलब विटामिन B12 और विटामिन B9 इन दोनों को यदि लिया जाए, शरीर के अंदर संश्लेषण हो, तो हमारे शरीर में रक्त की मात्रा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आपके लिए 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्न, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। और यदि आए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, छोटे छोटे जो है सीरीज लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं, जो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ऐसी प्रकार से धीरे धीरे और भी आपको, यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और भी इसमें क्वेश्चनों की संख्या इजाफा की जाएगी, साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।